हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग कंपनी अकाउंट्स का एक चैप्टर रिवाइज करेंगे, दैट इज इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, जिसको हम शॉर्ट में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल भी बोल देते हैं। एग्जाम के लिए ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 10 नंबर का एक बड़ा सवाल आ जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी भी हाल छोड़ना नहीं। अच्छी बात यह है कि मोर और लेस पूरा जो चैप्टर है आपका क्लास 12 बेस्ड है, तो एज सच इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ते हम लोग, वही 12वीं की चीज को हमको यहाँ पे अप्लाई करना होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन की डिस्कशन देखनी है या किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन देखनी है, तो उसके लिए आप डिटेल लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स में टाइम स्टैम्प्स डाल रखे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करके अपना जो भी हिस्सा आप देखना चाहते हैं उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस रिवीजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि शेयर कैपिटल क्या होता है। तो कंपनी की जो कैपिटल होती है उसी को हम लोग बोल देते हैं शेयर कैपिटल, राइट। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर कैपिटल। इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इनडिविजिबल यूनिट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट नोन एज शेयर्स। तो बेसिकली जो शेयर कैपिटल होती है उसको टुकड़ों टुकड़ों में हम लोग बांट देते हैं, तो हर छोटे टुकड़ों को हम बोलते हैं शेयर्स, राइट। दूसरी भाषा में जो शेयर्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऑफ अ शेयर कैपिटल। फिर होता है आपका नॉमिनल पार या फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो बेसिकली जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, शेयर सर्टिफिकेट पे अपनी एक उसकी वैल्यू होती है जो उसके शेयर सर्टिफिकेट में ही प्रिंटेड होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल पार या फेस वैल्यू। लीगल भाषा में, लॉ में अगर आप देखोगे हर जगह नॉमिनल वर्ड आपको दिखेगा, बट अकाउंटेंसी में हम लोग इसी को बोल देते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। एक ही बात है, जो भी है वो अलग बात है। जो शेयर्स इशू होते हैं उसकी जो इशू प्राइस होती है वो जरूरी नहीं कि वो फेस वैल्यू के बराबर हो। इशू प्राइस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम फेस वैल्यू, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं। अच्छा, जब शेयर्स इशू होते हैं तो उसकी जो इशू प्राइस होती है वो डिटरमाइन की जाती है यूजिंग अ प्रोसेस नोन एज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस, हालांकि इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, बट आपको पता होना चाहिए कि जो शेयर्स की इशू प्राइस डिटरमाइन करते हैं हम उसको डिटरमाइन करते हैं प्रैक्टिकली यूजिंग अ प्रोसेस नोन एज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली हम कुछ नहीं करते, कंपनी बेसिकली पोटेंशियल इन्वेस्टर से अलग अलग प्राइसेस पे कुछ बिड्स मंगवाती है, ठीक है। बोली लगवाती है इन्वेस्टर से अलग अलग प्राइस में। अब ये कोई रैंडम प्राइस नहीं होती, जो प्राइस की रेंज होती है वो कंपनी पहले ही बता देती है, इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक आपकी जो प्राइस की रेंज रहेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस बैंड। उस प्राइस बैंड के अंदर अंदर ही जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी बिड्स डालते हैं, जिसके बेसिस में अल्टीमेटली इश्यू प्राइस डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस, राइट। ओके, शेयर्स के क्या दो टाइप्स होते हैं? तो ये तो आपको अच्छे से पता है, दो टाइप के शेयर्स होते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसमें कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होती है। बेसिकली शेयर्स जिनके पास होते हैं, जो शेयर्स होल्ड करते हैं, उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास बेसिकली कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। सारे कीवर्ड्स को मैं जानबूझ के बोलता रहता हूं ताकि कीवर्ड्स आपके दिमाग में घुसते रहे, जैसे कि प्रेफरेंशियल राइट्स, ये कीवर्ड्स हैं। जब भी प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आप लिखोगे तो ये कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए, ठीक है। तो अब वो क्या क्या प्रेफरेंशियल राइट्स हैं? एक तो होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो भी एट अ फिक्स्ड रेट। फिक्स रेट पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपको डिविडेंड देना होता है। तो अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। दूसरा प्रेफरेंशियल राइट क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद होगी तो उस टाइम जब कैपिटल रीपेमेंट की बात आएगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल वापस लौटाया जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं? वोटिंग राइट्स होते हैं सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। तो असली मालिक
असली मालिक कौन होता है कंपनी का? भाई वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। हालांकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी मालिक के अंदर ही आता है, शेयर होल्डर्स के अंदर ही आते हैं, बट रियल ओनर अगर आप ट्रू सेंस में बोलना चाहो कि कंपनी के ट्रू ओनर्स कौन है, वो भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? सिंपल भाषा में, लीगल भाषा में तो भाई जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं वो इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स आर नोन एज इक्विटी शेयर्स। ठीक है, बट हम मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं भाई फटाफट से। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं भाई? जिनके पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में डिविडेंड फिक्स नहीं होता। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड हम देंगे। वो रिकमेंड करते हैं कितना डिविडेंड हम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स एंड अदर क्राइटेरियाज। तो जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता, हर साल वो वेरी कर सकता है। इट मे वेरी फ्रॉम ईयर ऑन ईयर। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी क्या है कंपनी की, उस पर भी डिपेंड करता है कि किस रेट पे डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, है ना। एंड ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने हैं कंपनी के पास? भाई जब प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे तो आप डिविडेंड कैसे दोगे? ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं 2 सितारे मार देता हूं, ये आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला टाइप होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? इनके पास कुछ राइट होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड का। इनके पास राइट होता है कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड का, कुछ अरियर्स का, अरियर्स ऑफ डिविडेंड का इनके पास राइट होता है। ठीक है, अरियर्स ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2020 में कोई डिविडेंड नहीं दिया कंपनी ने, 2021 में कोई डिविडेंड नहीं दिया, अब 2022 में आई कंपनी तो उन्होंने बोला कि अब हम डिविडेंड देना चाहते हैं। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में उनको क्या करना पड़ेगा? उनको पहले पुराने साल के डिविडेंड 2020 और 2021 के पहले डिविडेंड देने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो 2022 के डिविडेंड दे पाएंगे। तो बेसिकली उनको पुराने सालों का अरियर्स ऑफ डिविडेंड मिलता है, ऐसा राइट मिलता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है आपके फिर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको कोई भी अरियर्स ऑफ डिविडेंड मिलने का राइट नहीं होता। ठीक है, तो जब क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव की बात आएगी तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, अरियर्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड हो सकता है इन दोनों भी टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को समझाने के लिए। तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कोई भी अरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। इसका मतलब अगर 2020 में डिविडेंड नहीं दिया, 2021 में डिविडेंड नहीं दिया, 2022 में डिविडेंड देने की बात होगी तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ 2022 के डिविडेंड मिलेंगे, 2020-21 पुराने सालों के डिविडेंड नहीं मिलेंगे। चलो, नेक्स्ट होता है आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसको तो आपका इंस्टीट्यूट बच्चों को पागल बनाने के लिए बहुत यूज करता है, स्पेशली अपने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको सरप्लस प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। ये कीवर्ड्स है, सरप्लस प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। सरप्लस प्रॉफिट्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देने के बाद उसके बाद भी कुछ कंपनी के पास प्रॉफिट्स बच जाए तो कंपनी चाहे तो उस बचे हुए प्रॉफिट्स में से और डिविडेंड एक्स्ट्रा डिविडेंड दे सकती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस सरप्लस प्रॉफिट्स में से भी कुछ डिविडेंड मिलेगा। ध्यान रखना, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। इसी बात को लेके आपका इंस्टीट्यूट आपको पागल बनाता है इसमें। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते ढंग से उनको ध्यान नहीं रहता और वो पार्टिसिपेटिंग वर्ड जो होता है उसको रिलेट कर लेते हैं टू वोटिंग राइट्स की, उनको वोटिंग राइट्स में पार्टिसिपेशन मिलता है। और इंस्टीट्यूट को ये बात पता है, इसलिए वो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आपको पागल बनाने के लिए डालता है। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप बच जाओगे, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता, उनको सिर्फ सरप्लस प्रॉफिट्स का राइट मिलता है। और एक और छोटा सा राइट मिलता है कि इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी जब बंद हो रही होगी तो इनको फिर कुछ उस टाइम पे भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलने का राइट मिल जाता है। ठीक है, कुछ और सरप्लस एक्स्ट्रा मिलने का, अपार्ट फ्रॉम देयर कैपिटल, वो मिलने का उनको राइट मिल जाता है। लेकिन बेसिक राइट तो इसमें आप जो लिखोगे वो लिखोगे सरप्लस प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेशन का राइट। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? तो
भाई जब पार्टिसिपेटिंग समझ आ गया तो नॉन पार्टिसिपेटिंग में कोई दिक्कत है क्या? ऐसे शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, कोई भी एडिशनल या सरप्लस प्रॉफिट्स में कोई भी राइट नहीं मिलेगा, ऐसे शेयर होल्डर्स को हम बोल देते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम बोल देते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। अगला रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जब हम रिडीम वर्ड बोलते हैं, रिडीम मींस रीपे, ठीक है, रीपे। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? जिन प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी को वापस लौटाना होता है, रीपे करना होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? ऐसे शेयर्स जिसको कंपनी को वापस नहीं करना होता, रीपे नहीं करना होता, सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम उसको रीपे करने की बात आती है, नहीं तो बीचों बीच कोई भी रीपे करने की बात नहीं आती। ऐसे शेयर्स या ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पर ध्यान क्या रखना है आपको, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि हमारा सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रोक लगाता है। वो कहता है कि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती, ठीक है। तो इररिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एज पर सेक्शन 55। और साथ ही साथ सेक्शन 55 ये भी कहता है कि आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू करोगे उसको मैक्सिमम 20 ईयर्स में आपको रीपे करना पड़ेगा, आपको 20 ईयर्स में आपको इसको रीपे करना पड़ेगा। तो सेक्शन 55 दो चीजें बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एक तो सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती कंपनी, और दूसरा मैक्सिमम 20 ईयर्स में ये रिडीम होने चाहिए, यानी रिडेम्पशन का भी पीरियड वो मैक्सिमम बताती है। तो ये आप ध्यान रखना। अगेन फिर से यहां से आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस बड़े आराम से बन सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या होते हैं? वो शेयर्स जिन पर राइट होता है टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। सिंपल भाषा में जो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द शेयर होल्डर एंड ऑफ कोर्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू। जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है भाई? कोई दिक्कत है क्या? ऐसे शेयर जिन पे कन्वर्जन का कोई राइट नहीं होता, जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हो जाते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा बस एक नोट है जो आपको ध्यान रखना है, अगर कुछ और स्पेसिफाइड ना हो, यानी अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स हो आप उसको अज्यूम करोगे नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल एंड रिडीमेबल, ठीक है। तो ये आईसीआई ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि अगर कुछ स्पेसिफाइड ना हो तो आप प्रेफरेंस शेयर्स को नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल एंड रिडीमेबल मानोगे। हालांकि आई डोंट सी कि इसका एग्जाम में क्वेश्चन में क्या यूज हो सकता है, बट फिर भी ध्यान रखना इस बात का कि कभी कुछ किसी वे में आईसीआई सवाल डाल दे एग्जाम में, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्कशन हो जाता है अब काफी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कैपिटल के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो फटाफट से इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो पहला टाइप होता है ऑथराइज्ड या नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। तो ये क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू। मैक्सिमम कैपिटल जो कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, इसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। दूसरा नाम क्या होता है इसका? नॉमिनल कैपिटल। और एक और नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल। एक ही बात है सब, ठीक है। और ये कहां मेंशन होता है? ये आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में मेंशन होता है, ठीक है। ओके, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने इशू कर रखा है फॉर सब्सक्रिप्शन, जो इशू हो रखा है फॉर सब्सक्रिप्शन, ऐसे कैपिटल को हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। नाम भी आ रहा है इशूड कैपिटल, तो जो इशू हो रखा है फॉर सब्सक्रिप्शन दैट इज इशूड शेयर कैपिटल। इसमें दोनों तरह के इशू आ जाते हैं, चाहे वो इशू फॉर कैश हो, चाहे फॉर अदर देन कैश पे हुए हो, दोनों भी तरह के इशू आपके यहां पे इंक्लूड हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर प्रमोटर्स को भी दे रखा हो हमने इशू कर रखा हो, या अंडर राइटर्स को इशू कर रखा हो, या कोई अपने वेंडर्स वगैरह को हमने शेयर्स इशू कर रखा हो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो वो भी इशूड कैपिटल के अंदर कंसिडर हो जाते हैं। अच्छा, ऑथराइज में से जो रिमेनिंग है, जो इशू नहीं किया अभी कंपनी ने, उसको हम बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। अनइशूड कैपिटल, बट अनइशूड कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में कहीं पे भी नहीं आता, ना ही नोट्स टू अकाउंट्स में, ना बैलेंस शीट में, कहीं पे भी इसका डिस्क्लोजर नहीं होता, खाली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए टर्म है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ऑथराइज कैपिटल के दो हिस्से हो गए,
एक हो गया इशूड कैपिटल, यानी अगर 10 लाख का ऑथराइज कैपिटल है जिसमें से 8 लाख रुपए कंपनी ने इशू कर रखे हैं, तो रिमेनिंग 2 लाख रुपए जो इशू नहीं कर रखे वो हो गए अनइशूड कैपिटल। सिंपल, ठीक है जी। बट अगेन ध्यान रखना, अनइशूड कैपिटल का एज सच अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रोल नहीं होता, इसका कोई भी डिस्क्लोजर कहीं नहीं होता, राइट। ओके, अगला हो गया भाई आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल that is subscribed by the public and allotted to them and includes face value of the shares issued for consideration other than cash। मतलब सिंपल भाषा में जो कैपिटल सब्सक्राइब हो रखा है उसको हम बोल देंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कंपनी ने अगर 8 लाख रुपए के शेयर इशू कर रखे हैं और इसमें से पब्लिक ने मान लो 6 लाख रुपए के जो कैपिटल है वो सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपका इशूड कैपिटल तो 8 लाख हो जाएगा बट सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। चलिए, और ध्यान रखना इसमें भी जो शेयर्स हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इशू कर रखे हैं वो भी इंक्लूड होते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, राइट। ओके, जब सब्सक्राइब कैपिटल की अब देखो हम बात करते हैं, जब हम सब्सक्राइब कैपिटल की हम बात करते हैं तो सब्सक्राइब कैपिटल 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, दूसरे को हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। फुल्ली पेड अप क्या मतलब होता है? फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जब 100% फेस वैल्यू कंपनी ने कॉल भी कर रखी है प्लस कंपनी को शेयर होल्डर से रिसीव भी हो रखा है। तो दोनों जब कंडीशन हो जाए, जब पूरी फेस वैल्यू कॉल्ड भी है और पेड भी है या रिसीव भी है फ्रॉम शेयर होल्डर्स, तो आप बोल दोगे कि वो हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इनमें से कोई भी कंडीशन पिट जाए, चाहे दोनों कंडीशन पिट जाए, तो वो आपके आ जाएंगे नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर, ठीक है। अदर देन फुल्ली पेड अप हो गया आपका नॉट फुल्ली पेड अप। तो अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू है, अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू है और पूरी की 10 रुपए की फेस वैल्यू कंपनी ने मंगवा भी रखी है और ये पेड भी है, कंपनी शेयर होल्डर्स ने दे भी दी है, तो ये आपका हो जाएगा फुल्ली पेड अप। अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू है, कंपनी ने पूरे 10 रुपए मंगवा रखे हैं लेकिन पूरा मिला नहीं, शेयर होल्डर्स ने मानो अभी 8 रुपए ही दिए सिर्फ, तो ये हो जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सिमिलरली अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू है, कंपनी ने सपोज 8 रुपए ही मंगवाए और शेयर होल्डर्स ने 8 रुपए पूरे दे भी दिए, तो इवन तो लगेगा ऐसा कि पूरे कॉल जितनी कर रखी है उतनी पेड अप है, तो ये फुल्ली पेड अप होनी चाहिए, बट दिस विल ऑल्सो नॉट बी फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप तभी होगा जब पूरी की पूरी फेस वैल्यू मंगवा रखी होगी, तो दिस विल ऑल्सो बी नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया, राइट। नेक्स्ट हो गया आपका कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी ने डिमांड कर रखा होता है या जो कंपनी ने शेयर होल्डर से पेमेंट के लिए मंगवा रखा होता है, ठीक है। तो जो कॉल्ड किया हुआ है वो कॉल्ड अप कैपिटल, और जो नहीं मंगवाया कंपनी ने वो हो जाता है आपका अनकॉल्ड कैपिटल। और अगेन अनकॉल्ड कैपिटल की कोई अलग से डिस्क्लोजर या कोई भी अकाउंटिंग नहीं होती, हमें मतलब होता है कॉल्ड अप कैपिटल से, ठीक है। तो अगेन अगर मैं यहां पे बोलूं 10 रुपए की फेस वैल्यू में से कंपनी ने 8 रुपए मंगवा रखे, तो 8 रुपए आपका हो जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट, ठीक है, राइट। अब एक टर्म होता है कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो अनपेड होता है। तो अगर कंपनी ने मानो 8 रुपए कॉल कर रखे हैं, तो कॉल्ड अप तो 8 रुपए हो गया, बट सपोज शेयर होल्डर्स ने 8 में से सिर्फ 5 रुपए दिए, सपोज शेयर होल्डर्स ने 8 में से सिर्फ 5 रुपए दिए, तो जो 3 रुपए कंपनी को नहीं मिले, जो 3 रुपए शेयर होल्डर्स ने अभी नहीं दिए, ये हो जाता है आपका कॉल्स इन अरियर्स। इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है, राइट। तो दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट इज अनपेड। कॉल्स इन एडवांस एक और टर्म होता है। तो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल दैट इज येट टू बी कॉल्ड बट हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स, राइट। तो अगर सपोज यही एग्जांपल के रेफरेंस में देता हूं, तो 10 रुपए अनकॉल्ड जो कैपिटल है आपका, सपोज 10 में से अगर कंपनी ने 8 रुपए मंगवाए तो 2 रुपए नहीं मंगवाए, तो 2 रुपए अनकॉल्ड है। तो अगर कोई अच्छा शेयर होल्डर इस 2 रुपए को भी एडवांस में पे कर दे, एडवांस में पे कर दे, तो इसको हम बोल देते हैं कॉल्स इन एडवांस। इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉल्स इन एडवांस। बट ध्यान रखना, कॉल्स इन एडवांस आपकी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। जब तक कोई पैसा कंपनी मंगवा ना ले तब तक वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बनता। तो जब तक शेयर ये 2 रुपए कंपनी नहीं मंगवाती, ये 2 रुपए जो कॉल्स इन एडवांस है बेसिकली ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी रहेगी।
ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी रहेगी। अकॉर्डिंगली इसकी डिस्क्लोजर कहां होती है हमारी, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर होती है, हमारी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर कॉल्स इन एडवांस की हम लोग डिस्क्लोजर करते हैं। नेक्स्ट है आपका पेड अप शेयर कैपिटल। इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स। यानी कि अगर मैं यहीं पे आ जाऊं जहां मैंने आपको कॉल्स इन एरियर्स बताया था, तो हमने बोला था 8 रुपए कॉल्ड थे, जिसमें से कंपनी को मिले कितने हैं, 5 रुपए। शेयर होल्डर्स ने दिए कितने हैं, 5 रुपए। तो ये जो 5 रुपए पे कर रखे हैं कंपनी को शेयर होल्डर्स ने, ये हो जाता है हमारा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, तो इससे आपका एक फॉर्मूला बन गया। देखो दोस्त, आपका फॉर्मूला बन गया, पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स। सिंपल। तो कंपनी ने अगर 8 रुपए मंगवा रखे हैं, जिसमें से 3 रुपए नहीं मिले कंपनी को, तो आपका पेड अप कैपिटल हो जाएगा 5 रुपए। आपका पेड अप कैपिटल हो जाएगा 5 रुपए। तो ये आपका एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला बन गया। चलो जी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या हमें देखना है। हाँ, एक और होता है आपका रिजर्व कैपिटल या रिजर्व शेयर कैपिटल एज पर सेक्शन 65 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है, इट इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल दैट द कंपनी डिसाइड्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। वो भी कौन सा रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। आई डोंट नो आपने अभी पढ़ा है कि नहीं, रेजोल्यूशन कैसे होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आपने अपनी अभी कंपनीज एक्ट में पढ़ा है कि नहीं, मुझे पता नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो चिंता मत करो, ये आप पढ़ोगे अपने इंटर लेवल में, तो पक्का ही पक्का पढ़ोगे। बट अभी आप खाली याद रखना कि वो पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल जो कंपनी बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन डिसाइड कर देती है कि हम मंगवाएंगे सिर्फ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन, यानी कंपनी के बंद होने के टाइम पर ही हम मंगवाएंगे, वो पार्ट को हम बोल देते हैं रिजर्व कैपिटल या रिजर्व शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा, रिजर्व कैपिटल से एक मिलता जुलता टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, ठीक है, एक हो गया रिजर्व कैपिटल, एक हो गया कैपिटल रिजर्व। पर ध्यान रखना, सिर्फ शब्द मिलते जुलते हैं, दोनों बिल्कुल ही अलग चीज है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, वो रिजर्व जो हम कुछ कैपिटल प्रॉफिट्स में से बनाते हैं, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होते, जिसको हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते एज डिविडेंड, उस ऐसे रिजर्व को हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल बिल्कुल अलग चीज है, कैपिटल रिजर्व बिल्कुल अलग चीज है। आप इन दोनों को इंटरचेंजेबली बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल गुनाह हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे। तो दोनों के बीच में, आपको दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अपनी बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल को कैसे डिस्क्लोज करते हैं, तो मेन फॉर्मेट तो देखो आपको पता ही है, मेन फॉर्मेट तो आपको बैलेंस शीट का पता ही है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स आता है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं शेयर कैपिटल। तो यहां पे हमारा शेयर कैपिटल आता है, लेकिन इस शेयर कैपिटल के लिए हमको अपने नोट्स अकाउंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर करनी होती है। तो वो हम कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, जो भी ऑथराइज्ड है, इक्विटी शेयर्स हैं खाली तो इक्विटी शेयर्स के बता दोगे, अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी आपके ऑथराइज कैपिटल में, तो प्रेफरेंस शेयर्स को आप अलग अलग से दिखाओगे। राइट, तो सारी क्लासेस ऑफ शेयर जो आपको उसको अलग अलग से डिस्क्लोज करना है अपने यहाँ पे। तो ऑथराइज कैपिटल सबसे पहले आएगा, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका इशूड कैपिटल। यहां पे भी सेम चीज, अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी है तो प्रेफरेंस शेयर्स का अलग से यहां पे आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका सब्सक्राइब कैपिटल, और सब्सक्राइब कैपिटल के हमने दो टाइप्स पढ़े थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अगर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है तो आप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर दिखा दोगे, है ना। और अगर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप है तो उस केस में आप कैसे दिखाओगे, आप बताओगे सपोज 60,000 इक्विटी शेयर्स है जिसकी फेस वैल्यू तो 10 रुपए, बट कॉल्ड अप कितना है, 9 रुपए। ठीक है, तो पहले आप कॉल्ड अप वैल्यू पे दिखाओगे अपने कैपिटल को, और अगर कोई कॉल्स इन अरियर्स होगा तो उसमें से आप कॉल्स इन अरियर्स माइनस करोगे और फाइनली बाहर आएगा आपका, इन अदर वर्ड्स बाहर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी पेड अप कैपिटल की, ये आएगी पेड अप कैपिटल पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो शेयर कैपिटल में हम अमाउंट लाते हैं वो लाते हैं एट पेड अप वैल्यू, पेड अप कैपिटल पे। ठीक है, हाँ, उसको डिस्क्लोज करने का तरीका ये होता है। और इसके अलावा आगे आप पढ़ते हो शेयर फॉरफीचर के बारे में, तो जो फॉरफीटेड शेयर या शेयर फॉरफीचर अकाउंट का अगर कोई बैलेंस होता है तो वो भी हम लास्ट में ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वहां वो भी यहाँ पे ऐड हो जाता है, और फाइनली जो फिर आपका अमाउंट आता है वो आपके शेयर कैपिटल हेड के अंदर डिस्क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी डिस्क्लोजर होती है। चांसेस कम है आपके एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आने की, बट स्टिल यू शुड नो। ठीक है, राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। फाइनली अब हम अपने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चर्चा करना शुरू करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स,
सबसे पहले आपको इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में समझना है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझनी है। तो जो शेयर्स इश्यू होते हैं, मैंने पहले भी बोला था, वो कैश पे भी इश्यू हो सकते हैं, वो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे भी हो सकते हैं, राइट। अच्छा, दूसरी बात, जो इश्यू प्राइस होता है, इश्यू प्राइस, अगर इश्यू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है तो हम उसको बोलते हैं इश्यू एट पार। अगर आपका इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है, अगर आपका इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं इश्यू एट प्रीमियम। और अगर आपका इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से कम है तो उसको हम बोलते हैं इश्यू एट डिस्काउंट, ठीक है। बट ध्यान क्या रखना है हमको, अच्छे से आपको पता है, 12वीं में भी आप अच्छे से पढ़ते थे, सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोहिबिट करता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, यानी सेक्शन 53 के तहत इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट अब नहीं हो सकता। इसलिए शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट वाला जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है वो बेकार हो जाता है, हम इसलिए पढ़ते भी नहीं है उसको, हम सिर्फ प्रीमियम के बारे में पढ़ते हैं, डिस्काउंट का हम पढ़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट ये प्रोहिबिटेड है। एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, एक केस में आप डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हो, वो क्या है? इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में आप शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हो, वरना शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते, ठीक है। ये भी बात क्लियर। नेक्स्ट, अब जो इश्यू प्राइस है, कंपनी या तो पूरा का पूरा इश्यू प्राइस लमसम पे मंगवा सकती है एक साथ, यानी, या फिर वो टुकड़ों टुकड़ों में, किश्तों में मंगवा सकती है, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकती है। अगर कंपनी लमसम में मंगवाती है तो प्रैक्टिकली वो एप्लीकेशन के साथ ही मंगवा लेती है। जब वो एप्लीकेशंस मंगवाती है पब्लिक से तो वो एप्लीकेशंस के साथ ही पूरा पैसा मंगवा देती है लमसम में। लेकिन जब किश्तों में मंगवाती है, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है, तो वो अलग अलग स्टेजेस में मंगवाए जाते हैं। एक तो कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ मंगवाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे फिर अलॉटमेंट मनी मंगवाया जाता है, उसके बाद जो फ्यूचर में, उसके बाद जो भी किश्तें मंगवाई जाती है उसको हम बोलते हैं कॉल्स, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो सेकंड कॉल हो, चाहे वो थर्ड कॉल हो, जो भी जितनी भी कॉल्स होंगी वो फिर आप फ्यूचर जो भी इंस्टॉलमेंट्स होती है उसको हम बोलते हैं कॉल्स, ठीक है। बस ध्यान रखना, जो लास्ट कॉल होती है, सपोज मेरी सेकंड कॉल लास्ट कॉल है, तो हम सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हम डिनोट कर देते, बता देते कि भाई जो सेकंड कॉल है वो फाइनल कॉल है, तो जो भी लास्ट कॉल होगी, चाहे थर्ड कॉल अगर लास्ट कॉल है तो थर्ड एंड फाइनल कॉल, अगर फर्स्ट कॉल ही लास्ट कॉल है तो आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या सिंपली फाइनल कॉल, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है किश्तों के केस में। अच्छा, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, जब हमने एप्लीकेशन मनी बोला कि एप्लीकेशन के साथ जो पब्लिक से पैसा मंगवाया जाता है, तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 39 बोलता है 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, 5% ऑफ फेस वैल्यू। लेकिन सेबी रेगुलेशंस आपके बोलते हैं 25% ऑफ इश्यू प्राइस आपका मिनिमम एप्लीकेशन मनी रहना चाहिए। यानी उदाहरण के तौर पे अगर 100 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर्स हैं जो 20% प्रीमियम पे मंगवाए, तो इश्यू प्राइस मेरी कितनी हो गई? इश्यू प्राइस मेरी हो गई 120 रुपए, 120 रुपए। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी ये 100 रुपए की फेस वैल्यू के हिसाब से 5% पे निकालना चाहिए। लेकिन सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से जो आपकी मिनिमम एप्लीकेशन मनी होगी वो 120 रुपए यानी इश्यू प्राइस का 25% होगी, ठीक है। तो हम किसकी मानते हैं भाई? हम मानते हैं सेबी की, ठीक है। तो फाइनली हमें सेबी की सुननी होती है। हालांकि आपको पता जरूर होना चाहिए कि भाई कंपनीज एक्ट में मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी है और सेबी में कितनी है, ठीक है। बट हम मानते प्रैक्टिकली किसके हैं? सेबी की, राइट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। कंपनी ने पब्लिक से शेयर्स मंगवा लिए, मतलब एप्लीकेशंस मंगवा ली, शेयर्स इशू कर दिए पब्लिक को, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो होना जरूरी होता है फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट। यानी जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता तब तक कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड एज स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में वो बता देती है कंपनी कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा, एंड एप्लीकेशन मनी ऑन सच सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। तो सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन के साथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे एप्लीकेशन का पैसा भी आ जाना चाहिए, ठीक है। अब सेबी यहां पे भी बोल देता है, यहां पे सेबी भी टांग अड़ा देता है। सेबी बोलता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी रहेगी? 90% ऑफ टोटल शेयर्स ऑफर्ड। तो अगर किसी कंपनी ने 1 करोड़ शेयर्स ऑफर करे फॉर सब्सक्रिप्शन, 1 करोड़ शेयर्स ऑफर करे, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगी? इसका 90%।
दैट इज 90 लाख शेयर्स। इसका मतलब मिनिमम 90 लाख शेयर्स का की एप्लीकेशन कंपनी के पास आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आए तो क्या सर? सपोज अगर 80 लाख शेयर्स के ही आप एप्लीकेशन आ गए, सो व्हाट? इस केस में क्या होगा? तो अगर कंपनी ने अंडरराइटिंग करा रखी है, अगर कंपनी ने अंडरराइटिंग करा रखी है, तो ये जो शॉर्टफॉल है 10 लाख का, ये 10 लाख शेयर्स का जो शॉर्टफॉल है, ये कौन सब्सक्राइब कर देंगे? ये हमारे अंडरराइटर्स सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये शॉर्टफॉल अंडरराइटर्स मीट कर गए तो फिर आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो गई, तो उस केस में आप अलॉटमेंट कर सकते हो। बट मान लो 80 लाख शेयर्स मिले और हमने अंडरराइटिंग भी नहीं करा रखी थी, या तो हमने अगर अंडरराइटिंग करा रखी थी तो हमारे अंडरराइटर्स भी नालायक निकले, वो भी अंडरराइट नहीं कर पाए, सब्सक्राइब नहीं कर पाए बचे हुए शेयर्स को, यानी कि हमारा इन शॉर्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाई हमको, तो उस केस में फिर कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। उस केस में कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। और जो 80 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन पे कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, वो कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन भी एप्लीकेशन पे पैसा मिल गया, एप्लीकेशन का मनी मिल गया कंपनी को, वो पैसा वापस करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को या पब्लिक को। और वो पैसा वापस करने की भी कुछ टाइमलाइन होती है। ऐसा नहीं कि कभी भी साल 2 साल बाद कर रहे हो, उसकी भी टाइमलाइन बताई गई है। क्या टाइमलाइन है तो वो आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिली तो जो एप्लीकेशन का मनी मिल चुका है वो रिफंड करना है। कब तक रिफंड करना है? अगर नॉन अंडर रिटन इशू है, यानी हमने अंडरराइटिंग नहीं करा रखी, हमने अंडरराइटर्स को नहीं हायर कर रखा, तो उस केस में विद इन 15 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, 15 दिन में आपको रिफंड करना पड़ेगा। कब से? फ्रॉम क्लोजर ऑफ इशू। जिस दिन भी इशू क्लोज हो गया उस दिन से 15 दिन के अंदर आपको रिफंड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर अंडरराइटिंग करा रखी हो तो उस केस में, तो पहली बात, अगर अंडरराइटिंग करा रखी हो तो हमें अंडरराइट रिटर्न के केस में पैसा कब वापस करना पड़ेगा? जब हमारे अंडरराइटर्स नालायक निकलेंगे, यानी जब वो जो शॉर्टफॉल है उसको सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, उस केस में हमें रिफंड करना पड़ेगा एप्लीकेशन का मनी। और उसके लिए भी टाइमलाइन दे रखा है कि अंडरराइटर्स को कब तक सब्सक्राइब कर देना चाहिए, विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। तो अंडर रिटर्न के केस में अगर क्लोजर ऑफ इशू से 60 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना ले पाए अंडरराइटर्स, तो उस केस में फिर आप कह सकते हो इशू पिट जाएगा, इशू फेल हो जाएगा, और उस केस में फिर कंपनी को विद इन 70 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स अंडरराइटिंग के केस में, अंडर रिटर्न इशू के केस में तभी हमको पैसा वापस करना पड़ेगा जब अंडरराइटर्स भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना ले पाए तो। ठीक है, तो ये टाइमलाइन वैसे आई डोंट थिंक इतनी इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी ऐसा सवाल तो नहीं देखे इसके ऊपर आपके एग्जाम में आज तक, लेकिन फिर भी आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा है। तो ऐसा नहीं, अगर सवाल आ जाए आपके एग्जाम में तो आप बोलो कि ये आउट ऑफ कोर्स है, इसलिए कोशिश करना इसको थोड़ा याद रखने की। जो भी टाइमलाइन है ये है फ्रॉम क्लोजर ऑफ इशू, पहली बात ये सिंपल है ना। नॉन अंडर रिटर्न के केस में 15 दिन के अंदर पैसा वापस करना होता है फ्रॉम क्लोजर ऑफ इशू, और अंडर रिटर्न के केस में पैसा तब वापस करना होता है जब अंडरराइटर्स जो है 60 दिन के अंदर, 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना ले पाए, तो उस केस में पैसा वापस करना होता है, रिफंड करना होता है। वो भी कब, कितने दिनों में? 70 दिन, विद इन 70 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू पे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग एक्चुअली में अकाउंटिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज डिस्कस करना शुरू करते हैं, जर्नल एंट्रीज रिवाइज करना शुरू करते हैं। तो कई बार वैसे तो आप पढ़ चुके हो जर्नल एंट्रीज, आप 12वीं में भी पढ़ चुके हो और आप अपनी फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ चुके हो, बट फिर भी यहां पे रिवाइज करते हैं। तो अगर सारा का सारा जो इश्यू प्राइस है वो लमसम पे मिल रहा हो, यानी लमसम का अगर केस हो, तो फिर हम क्या एंट्री पास करते हैं? उस केस में हम एंट्री पहली करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो जब एप्लीकेशन मिल जाती है हमको, उस टाइम पे हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और अलॉटमेंट करते वक्त हम क्या एंट्री करते हैं? फिर दूसरी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बेसिकली पैसे को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो लमसम वाले केस में आपको सिर्फ यही 2 एंट्रीज करनी होती है और कोई भी एंट्री नहीं करनी होती। लेकिन अगर लमसम का केस ना हो, एग्जाम में तो प्रैक्टिकली आपको इंस्टॉलमेंट्स देगा हो ताकि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तो उस केस में फिर हमको अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स के टाइम अलग अलग स्टेजेस पे एंट्रीज पास करनी होती है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होती है हमको, तो एप्लीकेशन रिसीव होते वक्त हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जिसमें हम अमाउंट डालते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग एप्लीकेशन का पैसा
शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं और साथ ही साथ हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर कंबाइंड वे में आप एंट्री करो तो एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिसमें आ गया आपका एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जिसमें आपका आ गया अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एट फेस वैल्यू। याद रखना, शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो जब हम कैपिटल वर्ड बोलेंगे तब हमेशा हम फेस वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, हां, अगर कभी आप चाहो, कभी आप क्या चाहो, आपका एग्जाम में का कोई क्वेश्चन चाहे तो वो हो सकता है बोल दे कि आप एप्लीकेशन का अकाउंट और अलॉटमेंट का अकाउंट अलग अलग मेंटेन ना करो, आप एक ही अकाउंट मेंटेन करो। तो उस केस में फिर हम लोग वही काम करेंगे। उस केस में हम लोग एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अलग अलग अकाउंट नहीं मेंटेन करेंगे, हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से एक अकाउंट मेंटेन करेंगे। हालांकि इसकी कोई रेलिवेंस मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा मुझे नहीं लगता करने की आवश्यकता पड़ेगी, बट आपके स्टडी में बता रखा है तो मैं आपको अकॉर्डिंगली इसलिए बता के चल रहा हूं। ठीक है, हाँ, अगर मतलब जब नेक्स्ट आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो उस टाइम आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और वही बात है, अगर कंबाइन एंट्री करना चाहो तो आप शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने की जगह एक अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अगेन जिसकी आपको प्रैक्टिकली जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखना, ये जो अलॉटमेंट के टाइम मैंने आपको एंट्री बताई, ये तो मैंने आपको कंबाइंड एंट्री बताई, आप इसको अलग अलग भी करके बता सकते हो, तोड़ के भी लिख सकते हो। यानी पहली एंट्री आप एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में डालने की कर सकते हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरी एंट्री आप अलॉटमेंट ड्यू करने की कर सकते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए, उसके बाद फिर अगली स्टेज पे आते हैं हम लोग, कॉल के स्टेज पे। जब कॉल्स मंगवाई जाती है, जब कॉल्स ड्यू करी जाती है, तो तब क्या एंट्री करते हैं हम, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। अब वो कोई भी कॉल हो सकती है, अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट लिखोगे, सेकंड है तो सेकंड लिखोगे, एंड सो ऑन। और ऑफ कोर्स लास्ट कॉल के केस में आप एंड फाइनल कॉल भी लिखोगे, वो मैं आपको पहले बता चुका। ठीक है, तो मेन एंट्री आपकी बन गई शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब कॉल का पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, अच्छा, अगर कभी आपका कोई सवाल कैश बुक बनाने भी बोले कि कैश बुक भी प्रिपेयर करो, तो उस केस में जो भी सारी आप जर्नल एंट्रीज करते हो, उसमें जहां जहां भी बैंक आता है वो हम लोग एंट्री में नहीं दिखा के वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो कैश बुक क्या होती है तो आपको वैसे पता ही है ना, आपके तो कोर्स में भी है ना। तो अगर कैश बुक भी बनानी होती है तो हम लोग फिर बैंक वाली सारी ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में डाल देते हैं, दैट्स इट। बाकी तो आपका काम बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक है, ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हो, अगर शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हो तो जो प्रीमियम का पार्ट होता है वो हम लोग एक अलग अकाउंट में डाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो प्रीमियम वाला पार्ट आपका चला जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो अगर 100 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर्स 120 पे इश्यू हो रहे हैं तो 20 रुपए का आपका प्रीमियम हो गया, जो हम कहां डाल देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डाल देते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो होता है आपका, वो बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड के अंदर आता है। अब जब सिक्योरिटीज प्रीमियम की आप बात करते हो तो आपको यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां कहां यूटिलाइज हो सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पे 5 यूजेस जो आपकी होती है, ये आप 12th में भी पढ़ते हो, सेम यहां पे भी है, ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, और इसका आपको सेक्शन भी लर्न करने की कोशिश करनी है, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, राइट। तो सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं, तो फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला है फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स या बोनस सिक्योरिटीज। दूसरा आपका टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा आपका टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ या कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज। मतलब बेसिकली इशू के कोई खर्चे हो गए, शेयर्स वगैरह के, सिक्योरिटीज के इशू के खर्चे हो गए, फॉर एग्जांपल अंडरराइटिंग का कोई अगर खर्चा हो गया, ये सारे खर्चे भी आप राइट ऑफ कर सकते हो फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। फोर्थ है आपका टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए या प्रीमियम प्रोवाइड करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो। और लास्ट है आपका फिफ्थ है फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये आपका प्रीमियम का यूटिलाइजेशन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है।
कोशिश क्या आपको करना ही है, पांचों की जो आपके यूजेस दे रखे हैं सेक्शन 52 में, ये आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, एक होता है आपका फुल सब्सक्रिप्शन, फिर होता है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब टोटल जो अमाउंट ऑफ शेयर्स अप्लाइड या सब्सक्राइब होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। मतलब कंपनी ने 1 लाख रुपए के शेयर्स 1 लाख शेयर्स इशू करे या ऑफर करे पब्लिक को, और पब्लिक ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसका हम बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। एक्सक्यूज मी। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड या सब्सक्राइब जो होते हैं वो लेस होते हैं देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड या इशूड। तो अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे और पब्लिक ने सिर्फ 95,000 शेयर्स ही अप्लाई करे, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। और लास्ट होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यहां पे क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड या सब्सक्राइब इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, राइट। तो कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर्स इशू करे और पब्लिक ने ज्यादा के लिए अप्लाई कर दिया, 1,10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ठीक है, तो आपको स्पेसिफिकली यहां पे डिस्कस करना है हमें कि अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन में हमें क्या क्या करना होता है। तो फटाफट से वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो अंडर सब्सक्रिप्शन जब भी हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ये ध्यान में रखना कि हम शेयर्स तभी अलॉट करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया मीट हो गया हो, तो वरना तो शेयर्स अलॉट करने की बात ही नहीं होगी। ठीक है, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है बट मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका सेटिस्फाई हो गया, उस केस में फिर आपको अकाउंटिंग करनी होती है, नॉर्मल आपको शेयर्स इशू करने होते हैं, अलॉट करने होते हैं। बट ध्यान रखना, अच्छी बात यह है कि कोई भी स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में। तो अगर 1 लाख शेयर्स हैं, कंपनी ने इशू करे थे, अप्लाई हुए, सब्सक्राइब हुए सिर्फ 95,000 शेयर्स, तो बस ध्यान रखना है कि जो भी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, जो हम नॉर्मली करते हैं, वो इस 95,000 के बेसिस में करेंगे। ये 1 लाख का जो एक्चुअल इशूड शेयर है ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो भी एंट्रीज होगी एप्लीकेशन से लेकर कॉल्स तक की जो भी हम एंट्रीज करते हैं, सारी एंट्रीज हमारी होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस 95,000 शेयर्स। बस इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई भी स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें क्या करना होता है? तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनीज के पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। या तो पहला ऑल्टरनेटिव है कि आप एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके उस एक्सेस एप्लीकेशन पे जो पैसा है वो रिफंड कर दो, है ना। तो अगर 1 लाख शेयर्स थे इशूड, 1,20,000 अप्लाई हो गए, तो ये जो 20,000 का एक्सेस एप्लीकेशन है वो आप वापस कर दो, रिजेक्ट कर दो, और उस पर जो भी एप्लीकेशन का पैसा मिला वो रिफंड कर दो। पहला ऑल्टरनेटिव तो ये है। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि आप कुछ ऐसे रिजेक्ट मत करो, आप प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दो शेयर्स को, जिसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, है ना। तो अगर 1 लाख शेयर्स इशू हुए थे और 1,20,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो आप रिजेक्ट कुछ मत करो, आप एक रेशियो में अलॉट कर दो। आप ये बोलो कि ठीक है, हर 12 के बदले हम 10 अलॉट करेंगे, या फिर इसको और सिंप्लीफाइड वे में कह सकते हो, हर 6 के बदले हम 5 अलॉट करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ भी रिजेक्ट नहीं कर रहे, बस हम 6 के बदले 5 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और यहां पे तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, यानी कुछ केस के में आप एक्सेस को रिजेक्ट करके रिफंड कर दो और कुछ के लिए आप प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो। तो अगर वही इसी एग्जांपल में हो सकता है कंपनी बोले एक काम करो, 10,000 एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर रहे हैं, 10,000 एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और बचे हुए 1,10,000 को हम 1 लाख शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, यानी हम लोग हर 11 के बदले 10 शेयर्स अलॉट करेंगे। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा, जब प्रोराटा अलॉटमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमको एक टर्म पढ़नी होती है, रेशियो ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। तो हम पढ़ते हैं कि भाई कितने अप्लाइड पे हम कितने अलॉट कर रहे हैं, कितने अप्लाइड पे हम कितने अलॉट कर रहे हैं। तो रेशियो आपकी निकल जाती है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो ये देखो, मैं यहां पे कह रहा था ना, तो अगर मैं कह रहा हूं मैं 1,10,000 शेयर्स को 1 लाख 1 लाख अलॉट कर रहा हूं, तो ये आपकी रेशियो निकल गई क्या, 11:10। इसका मतलब क्या है कि हर 11 एप्लीकेशंस पे हम लोग सिर्फ 10 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, राइट। ओके, चलिए, अच्छा, जब हम प्रोराटा अलॉटमेंट की बात करते हैं, जब हम रेशियो की बात करते हैं, तो आपको एक कैलकुलेशन आनी चाहिए।
अगर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड दे रखा है तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालना आना चाहिए। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दे रखा है तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालना आना चाहिए यूजिंग दिस प्रो राटा अलॉटमेंट रेशियो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जरूर आपको आना चाहिए। तो आप इसके लिए, मैंने अपने लेक्चर में तो एग्जांपल समझाया था, बट अभी मैं क्वेश्चन वगैरह तो नहीं डिस्कस करा, बट आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आपको कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। ओके, अच्छा, अब प्रोराटा अलॉटमेंट में, प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में हमारी एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या होता है ना। अगर हम बोल रहे हैं सपोज 1,20,000 को हम लोग 1 लाख अलॉट कर रहे हैं, रिजेक्ट कुछ नहीं कर रहे, तो ये जो 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी हमको जो मिली हुई है, इस 20,000 रुपए की 20,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी मिली हुई है, ये हमारे लिए क्या हो गई, ये हो गई एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है इसको हम अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर देते हैं, और अगर क्वेश्चन कहता है तो फ्यूचर कॉल्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन आपको बताएगा, ठीक है, अलॉटमेंट के अगेंस्ट तो हम एडजस्ट करते ही करते हैं और फ्यूचर कॉल्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर देते हैं अगर जरूरत पड़ी और क्वेश्चन ने बोला तो। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि भाई हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को सीधा सीधा रिफंड कर रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी डन, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को या तो पूरा का पूरा रिफंड कर दो, या तो आप उसको फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर दो, अलॉटमेंट मनी, फ्यूचर कॉल्स जो भी है उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट कर दो। तो आपकी एंट्रीज क्या बनती है, आपकी एंट्रीज क्या बनती है, तो अगर आप लोग अब मैं पूरे मतलब ओवरऑल प्रोराटा की आपको एंट्रीज बता रहा हूं कि अगर हमने पूरी रिजेक्ट कर दी, रिफंड कर दिया हमने एक्सेस एप्लीकेशन पे और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, यानी फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर रिफंड, ये रिफंड की एंट्री है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं तो उस केस में फिर हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करते हैं फ्यूचर व्हाट यू से फ्यूचर कॉल्स के अगेंस्ट, फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये स्पेसिफिकली मैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी की एंट्री बता रहा हूं, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो आपकी जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी वो पड़ी तो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर, है ना। जो हम लोग शेयर अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं वो हम डाल देते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, और जो हम लोग फ्यूचर कॉल्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं वो हम डाल देते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के अंदर, राइट। ओके, एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकलेगा कैसे, तो ये सिंपल है, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड माइनस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो वही 1,20,000 शेयर्स अप्लाइड थे, अगर अलॉट हमने 1 लाख शेयर्स करे और मानो एप्लीकेशन पे 4 रुपया था पर शेयर, तो ऐसे आपका निकल जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है। तो ये तो आप अपना लॉजिकली सोच के भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट फिर भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया। और क्या डिस्कस किया था हमने, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी को फ्यूचर सपोज अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, है ना, और मान लो अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी चिपका हुआ है, मतलब अलॉटमेंट के पैसे के साथ हमारा प्रीमियम चिपका हुआ है, तो फिर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है उसको हम पहले एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट फेस वैल्यू, पहले एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट फेस वैल्यू, और फिर उसके बाद भी अगर कुछ बच गया एक्सेस तो बचे हुए को हम प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। तो पहली प्रेफरेंस किसकी होती है, फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट करने की होती है, और फिर अगर कुछ बच गया तो सेकंड प्रेफरेंस में हम लोग प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। ये आप ध्यान रखना, स्पेशली यूज होता है फोर फीचर के टाइम, जब आप फोर फीचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो, फोर फीचर एंड रेशियो की पूरी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो, वहां पे इस कॉन्सेप्ट का, इस फंडे का यूज होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल इन एडवांस, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, तो कॉल्स इन अरियर्स को हम लोग अनपेड कॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स को हम लोग अनपेड कॉल्स भी बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास कॉल्स इन अरियर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव होता है बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, है ना, यानी हम कॉल्स इन अरियर्स का एक अकाउंट खोल देते हैं, और दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, राइट। अगर आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट खोलते हो तो आप कैसे कैसे जर्नल एंट्री करते हो, सिंपल है। पहले सपोज फॉर एग्जांपल कोई कॉल ड्यू हुई 5 रुपए की, 5 रुपए की कोई कॉल ड्यू हुई, तो आपने नॉर्मल एंट्री कर दी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो आप नॉर्मली करते हो। अब सपोज 5 रुपए में से
₹3 आपको मिले और ₹2 आपको नहीं मिला, ₹5 में से सिर्फ ₹3 मिले, ₹2 आपको नहीं मिला, तो फिर अब आप एंट्री कैसे करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, तो बैंक में तो डेबिट आप ₹3 करोगे जो मिला, और जो पैसा नहीं मिला, जो ₹2 नहीं मिला आपको, उसको आप डेबिट कर दोगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में, ठीक है। और टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल जो भी है, अगर कॉल है तो कॉल, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, अकॉर्डिंगली आप उसको क्रेडिट करके दोगे पूरे ₹5 से। तो इस केस में आप नोटिस करना, जो आपका रेलिवेंट कॉल का अकाउंट है, यहां पे ₹5 से डेबिट भी हुआ और यहां पे ₹5 से क्रेडिट भी हुआ, तो यहां पे आपका जो रेलिवेंट जो भी कॉल है उसका जो अकाउंट होता है वो क्लोज हो जाता है, और जो पैसा आपको नहीं मिला वो ऑटोमेटिकली कहां पे आ जाता है? वो आ जाता है कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। तो ये हो गया आपका पहला ऑल्टरनेटिव। दूसरा, आपके पास एक और ऑल्टरनेटिव होता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, की आप कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट मत खोलो। तो उस केस में आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट नहीं खोलोगे, जो भी बैलेंस बच जाएगा रेलिवेंट कॉल अकाउंट में, वो ही कॉल्स इन अरियर्स को डिनोट करेगा। इसका मतलब क्या? तो सपोज सेम एग्जांपल में अगर मैं बोलूं ₹5 हमने ड्यू करे कॉल पे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कॉल में अब ₹5 आ गया, अब इसमें से मान लो सिर्फ वही ₹3 मिले, तो अब हम एंट्री क्या करेंगे? हम ये कॉल्स एंड एरियर्स का अकाउंट नहीं खोलेंगे, हम कॉल्स एंड एरियर्स का अकाउंट नहीं खोलेंगे, हम सिंपल एक एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट ₹3 से, ₹3 से, ठीक है। बैंक में तो ₹3 आएगा और शेयर कॉल को भी हम ₹3 से ही क्रेडिट करेंगे। तो आप नोट करोगे, अगर हम ₹5 से डेबिट कर रहे हैं कॉल को और ₹3 से क्रेडिट कर रहे हैं कॉल को, तो कॉल का एक डेबिट बैलेंस बच जाएगा ₹2 का, है ना। ₹5 से क्रेडिट कर रहे हैं, ₹3 से क्रेडिट, सॉरी ₹5 से डेबिट कर रहे हैं, ₹3 से क्रेडिट कर रहे हैं, तो ₹2 का बैलेंस बच जाएगा आपके कॉल के अकाउंट में। तो ये जो बैलेंस बच जाएगा रेलिवेंट कॉल अकाउंट में, यही क्या डिनोट करेगा, यही डिनोट करेगा कॉल्स इन अरियर्स को, ठीक है। तो अगर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट खुल रहा है तो आपका रेलिवेंट कॉल अकाउंट क्लोज हो जाएगा और कॉल्स इन अरियर्स का अपना स्पेसिफिक अकाउंट रहेगा। और अगर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट नहीं खुल रहा तो उस केस में हम कॉल्स इन अरियर्स का कोई अकाउंट नहीं खोल रहे, और जो भी रेलिवेंट कॉल अकाउंट है उसी में बैलेंस हम छोड़ देते हैं जो आपका कॉल्स इन अरियर्स को डिनोट करता है, ठीक है। ओके, तो क्लियर पहले कॉल्स इन अरियर्स का ट्रीटमेंट। तो आपको दोनों ट्रीटमेंट आनी चाहिए। अगर एग्जाम में स्पेसिफाई ना करे वो ट्रीटमेंट, तो आप कोई भी ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, है ना। लेकिन कभी अगर सवाल बोल दे कि ओपन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, इस तरह की लैंग्वेज वो डाल दे, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली जो आपको ट्रीटमेंट बोल रखी है वो फॉलो करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको आना दोनों भी चाहिए, आप कोई भी यूज कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपके एग्जाम में कोई इंस्ट्रक्शन ना हो, ठीक है। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन होगी तो अकॉर्डिंगली करना, वरना आप कोई भी फॉलो कर लेना, राइट। नेक्स्ट, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है भाई? लाइबिलिटी होती है अपने लिए, है ना। जब कॉल का कोई पैसा हमें एडवांस में मिल जाता है तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। तो मान लो ₹2 हमको एडवांस में मिल गया, ₹2 हमें एडवांस में मिल गया, तो क्या एंट्री करेंगे जब एडवांस मिलेगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे जाके कोई कॉल ड्यू हो गई, आगे जाके कॉल ड्यू हो गई, मान लो ₹5 की कॉल ड्यू हो गई, है ना। तो अब ₹5 में से ₹3 तो हमें एडवांस में पहले ही मिल चुके थे, तो ₹5 में से ₹5 में से ₹2 में एडवांस में मिल गए थे, तो इस ₹2 को हम ₹5 में से एडजस्ट कर देंगे और रिमेनिंग ₹3 शेयर होल्डर से ले लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी एडजस्टमेंट की? बैंक अकाउंट डेबिट होगा ₹3 से, बैलेंस ₹3 से, कॉल्स इन एडवांस को हम यहां पे एडजस्ट कर देंगे ₹2 से, और शेयर कॉल का जो भी अकाउंट होगा वो ₹5 से क्रेडिट होकर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको रिसीव करने की एंट्री करनी है कॉल्स इन एडवांस की, राइट। उसके बाद आप नॉर्मली कॉल को ड्यू करोगे, और जब रिसीव होगा कॉल आपको, उस टाइम पे आप कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट कर दोगे, ठीक है जी। सिंपल हो गया। नेक्स्ट है आपका एक कुछ नया पॉइंट जो आपने अपने 12वीं में नहीं पढ़ा अभी तक की। मैंने जो भी चीज आपके साथ डिस्कस करी सब आप 12th में पढ़ चुके हो। एक आपका यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। इंटरेस्ट के बारे में तो आप पढ़ लेते हो, आपको 12वीं में पढ़ा दिया जाता है 12वीं में कि टेबल एफ के हिसाब से कौन सा क्या कितना इंटरेस्ट रेट है, वो सब आप पढ़ लेते हो। बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में 12वीं में नहीं रहता, बट वो यहां पे है, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नया छोटा सा पढ़ोगे, हालांकि इजी है। चलो, जब मैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स की बात करता हूं तो पहले तो क्लियर होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स कौन किसको देगा? शेयर होल्डर्स कंपनी को देंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स शेयर होल्डर्स कंपनी को देंगे, राइट। और जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात करूंगा तो वो कंपनी शेयर होल्डर को देगी। पहले ही क्लियर। अच्छा,
टेबल एफ में कितना इंटरेस्ट रेट दे रखा है, कॉल्स एंड अरियर्स के केस में टेबल एफ में रेट दे रखा है 10% पर एनम, ये मैक्सिमम रेट है, ठीक है। सिमिलरली कॉल्स एंड एडवांस के केस में टेबल एफ में मैक्सिमम रेट कितना दे रखा है 12% पर एनम, राइट। अच्छा, अब जब मैं पर एनम वर्ड बोल रहा हूं इंटरेस्ट रेट, तो यानी कि मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं पर एनम बोल रहा हूं तो मुझे कितने पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कॉल्स एंड अरियर्स के केस में जो इंटरेस्ट होता है उसको हम कब से कब तक कैलकुलेट करते हैं, कौन से पीरियड के लिए करते हैं, ड्यू डेट ऑफ कॉल मनी टू एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट, राइट। तो अगर 1 सितंबर को कॉल ड्यू हुआ था बट किसी नालायक शेयर होल्डर ने 1 दिसंबर को मेरे को दिया कॉल का पैसा, तो ये जो 3 महीने का डिलेड पीरियड है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस 3 महीने के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट होता है वो कौन से पीरियड के लिए करोगे आप, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस से लेके डेट ऑफ कॉल का, मतलब कॉल जिस भी दिन ड्यू हुई उस डेट तक। तो अगर किसी अच्छे शेयर होल्डर ने हमको 1 दिसंबर को ही एडवांस में कोई दे दिया था पैसा, कॉल्स इन एडवांस दे दिया था, और वो कॉल ड्यू हुई 1 फरवरी को, तो हमें कितने महीने एडवांस पैसा मिला, दिसंबर, जनवरी, 2 महीने एडवांस हमें पैसा मिला। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 2 महीने के लिए कैलकुलेट होगा, ठीक है, ओके। एक छोटा सा पॉइंट है कि डायरेक्टर्स जो है कॉल्स इन एरियर्स को वेव ऑफ कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉल्स इन एडवांस ऑल्दो में शेयर होल्डर से मिल गया बट शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड नहीं देते इस कॉल्स इन एडवांस पे, तो शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो एक बात याद रखना, हमेशा जो डिविडेंड कैलकुलेट होता है वो होता है हमेशा ऑन पेड अप वैल्यू, हमेशा पेड अप कैपिटल पे ऊपर डिविडेंड कैलकुलेट होता है, हमेशा याद रखना है आप, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस पे कोई भी डिविडेंड आप चार्ज नहीं कर सकते, सॉरी, कोई भी डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकता शेयर होल्डर कॉल्स इन एडवांस में। और सिमिलरली कॉल्स इन अरियर्स में भी अगर कोई कॉल अरियर में है तो उस पर भी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि वो अभी पेड अप नहीं हुआ है, तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट क्या होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि कंपनी के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स कंपनी के लिए इनकम है क्योंकि वो शेयर होल्डर से मिल रहा है, ठीक है। तो वो बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट है और पीएनएल में क्रेडिट होगा क्योंकि ये इनकम है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है क्योंकि वो कंपनी शेयर होल्डर को दे रही है, तो बाय नेचर है ये भी नॉमिनल अकाउंट है बट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो हम पीएनएल में डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्रीज बना सकते हो क्या अपने आप से, जर्नल एंट्रीज कॉल्स इन अरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स के केस में पहले हम इंटरेस्ट शेयर होल्डर से ड्यू करते हैं, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, और जब इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है तो फिर हम लोग रिसीव कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के केस में हम पहले इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं, तो एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। तो यहां पे इंटरेस्ट खर्चा है तो डेबिट हो रहा है, यहां पे इंटरेस्ट खर्चा है तो डेबिट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स के केस में इंटरेस्ट इनकम थी तो क्रेडिट हो रही थी, ठीक है। तो ड्यू करते वक्त क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, और जब शेयर होल्डर को हम इंटरेस्ट पे कर देंगे तो एंट्री करेंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका सिंपल आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोरफीचर ऑफ शेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फोरफीचर का मतलब क्या होता है, इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स कैंसिल करना, जो शेयर्स आपने इशू करे थे, अलॉट करे थे, उसको कैंसिल करना, इसको हम बोलते हैं फोरफीचर। अब ये हम कैंसिल करते क्यों है, शेयर्स फोरफीट क्यों करते हैं, अगर कोई शेयर होल्डर, कोई नालायक शेयर होल्डर कोई पैसा हमको ना दे, कोई फेलियर कर दे, कोई डिफॉल्ट कर दे इन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, तो उस केस में हम लोग शेयर्स को फोरफीट कर देते हैं। अच्छा, जो फोरफीचर होता है वो होता है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आफ्टर सर्विंग प्रॉपर नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। तो आप शेयर होल्डर को नोटिस वगैरह देने के बाद आपके आर्टिकल्स में जो भी रूल्स वगैरह दे रखे हैं सबको फॉलो करने के बाद फोरफीट करोगे, ऐसे नहीं कि एकदम कर दिया, ठीक है। तो एक काफी स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, तो आप ऐसा नहीं, आप मौका दोगे शेयर होल्डर को कि भाई देखो आपके पास मौका है, आप पैसा अभी भी दे दो तो हम आपकी शेयर्स फोरफीट नहीं करेंगे। अगर नोटिस देने के बाद भी शेयर होल्डर नहीं पैसा देता तो उस केस में फिर आप एज पर योर रूल्स एंड रेगुलेशंस शेयर्स को फोरफीट कर सकते हो, राइट। अच्छा,
जो अमाउंट रिसीव हो चुका है फॉरफिटेड शेयर्स में, जो शेयर्स हम कैंसिल कर रहे हैं उसमें जो अमाउंट ऑलरेडी हमें वैसे मिल चुका है वो अब शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करते। तो वो शेयर होल्डर, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर जिसके शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, वो हमसे पैसा वापस मांगने नहीं आ सकता, है ना। मान लो 10 रुपए में से 6 रुपए शेयर होल्डर दे चुका था, 6 रुपए दे चुका था, 4 रुपए वो दे नहीं रहा था, तो हमने शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो जो 6 रुपए वो दे चुका है वो वापस मांगने के लिए नहीं आ सकता, ठीक है, वो हम वापस रिफंड नहीं करते शेयर होल्डर को। तो इसका होता क्या है, इस 6 रुपए को जो मिल चुका है हमें, उसको हम लोग एक अलग खाते में डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब फॉरफीचर की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, तो इसके हमारे कुछ केसेस होते हैं। या तो हमारे शेयर्स जो हैं वो इशूड है एट पार, या हमारे शेयर्स इशूड है एट प्रीमियम। अच्छा, अगर शेयर्स इशूड है एट प्रीमियम तो यहां पे भी और 2 केस बन सकते हैं। या तो प्रीमियम रिसीव हो चुका है, मिल चुका है, या तो प्रीमियम अभी रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो टोटल हमारे देखो कितने केस बन गए, 1 2 3 केसेस में हम लोग तोड़ के पढ़ते हैं फॉरफीचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चलो, पहला केस, जब फॉरफीचर ऑफ शेयर हो रहा है विच वॉज इशूड एट पार, तो क्या हम करते हैं, तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसमें हम डालते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू। ध्यान रखना, कॉल्ड अप फेस वैल्यू हम डालते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो अमाउंट रिसीव हो चुका है वो हम कहां डाल देते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और जो अमाउंट नहीं मिला, सपोज अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, कोई कॉल का पैसा नहीं मिला, उसको हम इंडिविजुअल जो भी इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिले उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना, अगर आपने इशू के टाइम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट खोला था, आपने को मैंने बताया था कॉल्स इन अरियर्स की ट्रीटमेंट की 2 ट्रीटमेंट होती है कि या तो हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं या ओपन नहीं कर रहे। अगर आपने इशू के एंट्रीज के टाइम पे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन किया था तो उस केस में आप इंडिविजुअली फिर आप इंस्टॉलमेंट्स को क्रेडिट नहीं करोगे, इंडिविजुअली कॉल्स को क्रेडिट नहीं करोगे, उस केस में आप एक अकाउंट को क्रेडिट करोगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को, क्योंकि जो पैसा नहीं मिला वो आपके कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में पड़ा होगा, तो उस केस में आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो भाई इस बात का ध्यान रखना, जब बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको इशू की भी एंट्रीज करनी पड़ती है, फॉरफीचर की भी एंट्री करनी पड़ती है, तो आप ऐसा मत करना कि आप इशू के एंट्री के टाइम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं कर रहे बट फॉरफीचर के टाइम पे आप कॉल्स इन अरियर्स क्रेडिट कर रहे हो, या फिर उल्टा इशू के एंट्री के टाइम आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन कर रहे हो लेकिन फॉरफीचर के टाइम पे आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट का यूज नहीं कर रहे। तो आपको कोई एक चीज फॉलो करनी है, आप दो नाव पे पैर नहीं रख सकते, ठीक है। तो अगर आपने ऊपर की एंट्रीज में कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन किया है तो आप फॉरफीचर के टाइम पे भी कॉल्स इन अरियर्स यूज करोगे, अगर आपने ओपन नहीं किया तो आप फॉरफीचर के एंट्रीज में भी ओपन नहीं करोगे, कोई एक चीज फॉलो करोगे, राइट। तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे नहीं रखते ध्यान। मुझे पता है ना बच्चे कहां झोल करते हैं, कहां बच्चे नालायकपंती करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना, राइट। अब आप सीए बनने वाले हो, प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री हो गई, सिंपल एंट्री। अच्छा, सेकंड केस, अगर फॉरफीचर हो रहा है ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम और प्रीमियम रिसीव हो चुका है, प्रीमियम इज रिसीव्ड, तो ध्यान रखना जो प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है वो अब हम कैंसिल या रिवर्स नहीं करते, ठीक है। जो प्रीमियम मिल चुका है वो कैंसिल या रिवर्स नहीं होता, क्यों, बिकॉज ऑफ सेक्शन 52 जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, है ना। तो हम लोग जो प्रीमियम मिल चुका है उसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा अगेन विद कॉल्ड अप फेस वैल्यू, है ना, लेकिन प्रीमियम रिवर्स नहीं करेंगे। अब ध्यान रखना, प्रीमियम यहां पे रिवर्स नहीं होगा, प्रीमियम डेबिट नहीं करेंगे। प्रीमियम को हमने क्रेडिट कर रखा होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, तो प्रीमियम मिल चुका है तो अब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिवर्स या डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव जो हो चुका है वो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, बट ध्यान रखना प्रीमियम भी हमको रिसीव हो चुका है बट प्रीमियम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। तो अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, जो चीज ऊपर डेबिट नहीं करे वो नीचे आप क्रेडिट भी नहीं कर सकते, आपकी डबल एंट्री का सिस्टम है, सिंपल, ठीक है। तो अगर आपने प्रीमियम ऊपर डेबिट नहीं कर रखा तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में भी प्रीमियम आप क्रेडिट नहीं करोगे, तो आप अमाउंट रिसीव लोगे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। और बाकी तो सेम है आपका, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल, जो भी कॉल वगैरह है उसको क्रेडिट करोगे, जो अमाउंट ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड है। बट अगर आपने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन कर रखा है तो उस केस में टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट करोगे आप, ठीक है। और लास्ट थर्ड केस आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम इज नॉट रिसीव, तो अब प्रीमियम मिला नहीं है, रिसीव नहीं हुआ, तो यहां पे अब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिवर्स या कैंसिल करोगे, ठीक है। तो अब एंट्री क्या बनेगी,
शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे विद कॉल्ड अप फेस वैल्यू, यहां तो कोई फर्क नहीं है। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी आप डेबिट करोगे। जो प्रीमियम नहीं मिला, ध्यान रखना, जो प्रीमियम नहीं मिला उसको आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में डेबिट करोगे। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उसमें तो वही है अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। और टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल, जो भी आपके कॉल्स वगैरह हैं, या फिर अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर रखा है तो टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और यहां ध्यान रखना अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, है ना। तो जो अमाउंट आपको नहीं मिला वो आप पूरा यहां पे क्रेडिट कर दोगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो जो प्रीमियम नहीं मिला वो भी आप यहां पे क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपकी फॉरफीचर की एंट्रीज हो जाती है। और दूसरी बात जो मैं आपको पहले भी बता चुका, प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है वो अगर आप अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हो और अलॉटमेंट में प्रीमियम भी चिपका हुआ है, तो उस केस में जो आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करोगे वो पहले फेस वैल्यू के अगेंस्ट करोगे और फिर प्रीमियम के अगेंस्ट करोगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस वगैरह तो ऑफकोर्स हम डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स, है ना। बड़े क्वेश्चन में फॉरफीचर भी हो जाएगा, फिर आपके जो फॉरफीटेड शेयर्स हैं वो री इशू भी होंगे। तो री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स इज नॉट एन अलॉटमेंट। तो पहले आप ये याद रखना, इससे ट्रू फॉल्स का एक सवाल छोटा सा बन सकता है कि री इशू ऑफ शेयर्स इज नॉट एन अलॉटमेंट। ये कोई अलॉटमेंट नहीं है, इट इज merely a sale of share vested in the company। कंपनी के पास जो आप शेयर्स पड़े हुए हैं, कैंसिल शेयर्स जो पड़े हुए हैं वो आगे जाके वो वापस से बेच देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली ये जो सेल होती है वो होती है थ्रू ऑक्शन, राइट। अच्छा, अब ये जो फॉरफीटेड शेयर है ये पार पे भी री इशू हो सकते हैं, ये डिस्काउंट पे भी री इशू हो सकते हैं, ये प्रीमियम पे भी री इशू हो सकते हैं, ठीक है। पार पे इशू करने का मतलब जब री इशू प्राइस आपका होता है इक्वल टू पेड अप वैल्यू ऑफ री इशूड शेयर्स, ठीक है। तो री इशूड शेयर्स की पेड अप वैल्यू बताता है मोस्टली सवाल। तो अगर पेड अप वैल्यू के बराबर ही आपका री इशू प्राइस है तो वो है री इशू एट पार। डिस्काउंट कब होता है? पहली बार डिस्काउंट नहीं बोलते, हम बोलते हैं लॉस ऑन री इशू, हम बोलते हैं लॉस ऑन री इशू, ठीक है। तो री इशू प्राइस अगर आपकी पेड अप वैल्यू से कम है, री इशू प्राइस अगर आपकी पेड अप वैल्यू से कम है तो उस केस में आपका लॉस ऑन री इशू होता है। बट ध्यान रखना, लॉस ऑन री इशू कैन नॉट एक्सीड अमाउंट फॉरफीटेड ऑन री इशूड शेयर्स, ठीक है। तो री इशूड शेयर्स पे जो अमाउंट फॉरफीट किया है, मतलब री इशूड शेयर्स पे जितना पैसा आपको मिल चुका है ऑलरेडी, उससे ज्यादा का लॉस आप नहीं कर सकते, उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो ये आपका हो जाता है मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, ठीक है। और लास्ट होता है आपका प्रीमियम, री इशू एट प्रीमियम, जब री इशू प्राइस होता है मोर देन पेड अप वैल्यू, ठीक है। तो जब वो री इशू की इंफॉर्मेशन देता है तो सवाल आपको बता देता है कि जो री इशूड शेयर्स है इसकी पेड अप वैल्यू कितनी लेनी है ना। तो अगर वो सवाल बता दे आपको तो वेल एंड गुड। अगर ये नहीं बताता, सपोज सवाल में नहीं लिखा होता कि री इशूड शेयर्स की पेड अप वैल्यू क्या है, तो उस केस में आप पेड अप वैल्यू लेते कितनी हो, जितनी भी ओरिजिनल, जितनी भी फॉरफीटेड शेयर्स पे कॉल्ड अप वैल्यू थी, जो भी कॉल्ड अप था आपका, बेसिकली कॉल्ड अप फेस वैल्यू जो था आपका, उतना ही आप पेड अप मानते हो ऑन री इशूड शेयर्स। तो अगर वो बता दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो ना बताए तो फॉरफीटेड शेयर का जितना भी कॉल्ड अप अमाउंट था उसी को आप पेड अप वैल्यू ले सकते हो। तो फॉरफीटेड शेयर पे सपोज हमने 10 रुपए में से अभी 6 रुपए ही मंगवाए थे, उसके बाद हमने शेयर फॉरफीट कर दिया था, तो री इशू के टाइम भी आप 6 रुपए को ही री इशूड शेयर्स का पेड अप वैल्यू मानोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कभी आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, अब जनरल एंट्री क्या होती है री इशू की? तो बड़ी सिंपल है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू प्राइस जो हमें मिल रहा है उसको बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, अगर लॉस ऑन री इशू है यानी डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हो तो उस डिस्काउंट को या उस लॉस को आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट से एडजस्ट करोगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पेड अप वैल्यू ऑफ री इशूड शेयर्स आएगा, और पेड अप वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो क्या करना है मैं आपको बता चुका ऑलरेडी। तो शेयर कैपिटल में तो आपका पेड अप वैल्यू आएगा, और ध्यान रखना हमेशा फेस वैल्यू आता है, पेड अप की जब बात करेंगे तो फेस वैल्यू ही होगा, ठीक है। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अगर री इशू भी आपका प्रीमियम पे हो रहा है तो उस केस में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करोगे। तो ऑब्वियसली एक होगा, या तो आप शेयर फॉरफीचर को डेबिट करोगे या सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करोगे। भाई या तो डिस्काउंट पे री इशू होगा या प्रीमियम पे री इशू होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी, ठीक है। और अगर री इशू करने के बाद कोई गेन होता है, गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर, उस गेन को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जिसकी एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो पूरे क्वेश्चन में जहां फॉरफीचर री इशू सब हो रहा हो तो ये आपको कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री खुद से करनी होती है। जो भी गेन ऑन री इशू है वो आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है।
अच्छा, अब सवाल उठा ये कैपिटल रिजर्व में जो गेन हमें ट्रांसफर करना है इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो फटाफट से कैलकुलेशन भी रिवाइज कर लेते हैं। केस नंबर 1, पहला केस, जब सारे फोरफिटेड शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो, व्हेन ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, तो सिंपल है, तो आपको ज्यादा मत्था पच्ची में नहीं पड़ना। शेयर फोरफीचर अकाउंट में जो भी बैलेंस बच जाएगा उसको उठा के आप कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे, ठीक है। सिर्फ कब, जब सारे फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो रहे हो। अच्छा, अगर सारे फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू नहीं हो रहे तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करनी पड़ती है गेन निकालने के लिए। उसके दो तरीके हैं, पहला थोड़ा सा लंबा तरीका है। पहला तरीका क्या है, अमाउंट फोरफिटेड, टोटल अमाउंट जो भी आपने फोरफीचर में फोरफीट करा, यानी टोटल अमाउंट जो आपने शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करा, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड। इस पूरे को माइनस कर दो फ्रॉम लॉस ऑन रीइश्यू, जो डिस्काउंट है रीइश्यू पे या लॉस है उसको माइनस कर दो इसमें से, तो आपका निकल के आ जाता है कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, ठीक है। अमाउंट फोरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। और दूसरा तरीका, थोड़ा छोटा तरीका आपका हो गया, क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इनटू अमाउंट फोरफीटेड पर शेयर माइनस लॉस ऑन रीइश्यू पर शेयर, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर लो, सिंपल मैथ्स है, अल्टीमेटली दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। आपको जो तरीका सही लगे दोनों में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है जी। लास्ट आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश पे जब शेयर इशू करते हैं तो हम किस किस को इशू कर सकते हैं, या तो हम प्रमोटर्स को इशू कर सकते हैं, या तो हम अंडरराइटर्स को इशू कर सकते हैं, या तो हम वेंडर्स को इशू कर सकते हैं। वेंडर्स को हम क्यों इशू करेंगे, या तो हम वेंडर से कुछ एसेट वगैरह परचेज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हम कैश देने की जगह उनको हम शेयर्स इशू कर देंगे, या फिर हम किसी का पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, किसी का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग जिसका भी बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसके परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट हम लोग शेयर्स इशू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो प्रमोटर और अंडरराइटर वाला है वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ वेंडर वाला पढ़ने की आवश्यकता है यहां पे, तो वो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप परचेज एसेट कर रहे हो, अगर आप एसेट परचेज कर रहे हो तो एंट्री करोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिस भी परचेज कंसिडरेशन पे आप एसेट परचेज कर रहे हो, जो भी कॉस्ट है आपके एसेट की उसकी आप ये एंट्री कर दोगे। अगर आप बिजनेस पूरा एक्वायर कर रहे हो, बिजनेस परचेज कर रहे हो, तो उसकी थोड़ी बड़ी एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है सर, एसेट अकाउंट डेबिट, जो आपने एसेट टेक ओवर किया उसको डेबिट करोगे एट एग्रीड वैल्यू, जिस भी एग्रीड वैल्यू पे टेक ओवर किया। लाइबिलिटीज को जो टेक ओवर कर रहे हो आप उसको क्रेडिट करोगे, और ध्यान रखना एसेट भी इंडिविजुअली दिखाओगे और लाइबिलिटीज भी इंडिविजुअली दिखाओगे, ठीक है। इसकी भी एग्रीड वैल्यू, जिस भी वैल्यू पे आप लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहे हो। टू वेंडर अकाउंट, जो एग्रीड परचेज कंसिडरेशन है उसको आप वेंडर अकाउंट में क्रेडिट करोगे, ठीक है। ये करने के बाद आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा, वो या तो इधर बचेगा वो या तो इधर बचेगा। अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बच रहा है तो उसको हम बोल देते हैं टू कैपिटल रिजर्व, और अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बच रहा है तो उसको हम बोल देते हैं गुडविल अकाउंट, ठीक है। और ये क्या होती है आपकी नॉलेज के लिए, ये होती है परचेज गुडविल, दिस इज परचेज गुडविल, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको गुडविल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, राइट। और सेकंड, फिर इशू करने की, शेयर इशू करने की एंट्री, वेंडर अकाउंट को डेबिट करोगे, जो भी एग्रीड परचेज कंसिडरेशन है, चाहे उससे आपने एसेट खरीदा हो, चाहे आपने पूरा बिजनेस खरीदा हो, जो भी आपकी परचेज कंसिडरेशन है उससे डेबिट करोगे वेंडर अकाउंट को। टू बैंक अकाउंट, अगर आपने कुछ चेक वैक के थ्रू पेमेंट करी तो टू बैंक अकाउंट, अगर आपने कोई बिल एक्सेप्ट किया तो टू बिल्स पेबल आ जाएगा, है ना। और बचे हुए पोर्शन के लिए आप जो शेयर इशू कर रहे हो उसके लिए टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है, मैं बार बार कह रहा हूं, और अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो आप ये तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां पे आपको वर्किंग में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड की कैलकुलेशन दिखानी है। ये कैसे निकलता है, परचेज कंसिडरेशन टू बी डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स, जो भी आप इशू ऑफ शेयर से परचेज कंसिडरेशन अपना पे कर रहे हो डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। इशू प्राइस का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, अगर प्रीमियम भी है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम आपका इशू प्राइस निकल के आता है। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन दिखानी है ना। सिमिलरली जो आपको कैपिटल रिजर्व की मैंने अभी बताई थी, जो हमने रीइश्यू के टाइम पे डिस्कस किया था, यहां पे किधर गया, ये जो हमने कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन सीखी थी, ये भी आपको वर्किंग नोट में दिखानी होती है, तो वर्किंग नोट आपको जरूर दिखाने, ठीक है। तो ये है पूरा आपका शेयर्स का चैप्टर। तो अच्छे रिवीजन करी, फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करी, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट, सारे कॉन्सेप्ट्स याद आ गए होंगे। अगर ये रिवीजन आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो।
फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।